भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध जब हुआ, उस समय मैं आगरा में था। युद्ध समाप्ति के करीब 1 साल बाद मेरी कारगिल में पोस्टिंग हुई। 17,100 फीट ऊंचाई पर मेरी पोस्ट थी। मैं वहां गया तो मेरा स्वागत किया गया भारी गोलीबारी से। पाकिस्तान की पोस्ट तकरीबन 17,500 फीट ऊंचाई पर थी। हुआ यूं कि पाकिस्तान अपनी पोस्ट में कुछ बना रहा था। उनको रोका गया कि आप मत बनाइए, तो नहीं माने। हमारे पक्ष वाले ने देखा कि ये नहीं रुक रहे हैं, तो उसने गोली चलाई। पाकिस्तान ने जवाब में गोली चलाई। उनकी पोस्ट ऊपर थी। ज़बरदस्त फायरिंग हम पर कर रहे थे। हमारा ऑफिसर नया था, घबरा गया। उसने हमारे कमांड अधिकारी को बताया कि सर, मैं स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वह पोस्ट मेरे अंडर थी। उस समय कारगिल में 13 पोस्ट मेरे अंडर थी, 10,000 से लेकर 17,100 फीट तक। मैं 15,000 फीट ऊंचाई वाली पोस्ट पर बैठा हुआ था। वह मेरा हेडक्वार्टर था। मुझे रात को 9 बजे कहा गया कि आप 17,100 वाली पोस्ट को अभी ले लीजिए और अभी ही आगे बढ़िए, क्योंकि स्थिति थोड़ी खराब है। रात के 9 बजे बाबा को याद करके अपनी टीम को लेकर हम चले 15,000 से 17,100 फीट की तरफ। अगली रात 11:45 पर पहुंचे थे मंजिल पर। उस दिन बर्फ भी गिर रही थी। रात को जब हम चल रहे थे तब विरोधी पार्टी एक ऐसा रोशनी वाला बम हवा में फायर कर रही थी जिससे 50,000 कैंडल यानी मोमबत्ती की रोशनी 30 सेकंड तक पैदा होती है। जैसे ही वह बम फायर करे, हम जमीन पर लेट जाते थे। बड़ा अच्छा दृश्य था। हम तो यही सोच रहे थे हमारे साथ बाबा है। बाबा को बोझ दे दिया, मन हल्का है। बस निमित्त बनकर जवाबदारी निभानी है, लीडरशिप भी दिखानी है, काम भी करना है। साथ में सुप्रीम कमांडरशिप बाबा भी है। हम वहाँ पहुँचे तब तक फायरिंग चल रही थी, फिर रुक गई। मैं वहाँ नियुक्त अपने अधिकारी से मिला और कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप निश्चिंत होकर 16,800 फीट वाली पोस्ट पर सुरक्षित चले जाइए। फिर बाबा को कहा, बाबा नया रोल प्ले करना है तो आप संभाल लेना। अगले दिन के 1 बजे तक कोई फायरिंग नहीं हुई। मेरी ग्रुप के जवान ने पूछा, सर अब आप हमारे कमांडर हो, क्या हम इन पर फायरिंग शुरू कर दें? मैंने कहा, नहीं, फायर नहीं करना है। हम आज देखेंगे कि विरोधी क्या करता है। तकरीबन 1 बजे विरोधी पार्टी ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में फायरिंग बहुत तेज हो गई। हम उनके फायर का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन वे ऊपर बैठे थे, हम नीचे थे। हमारा असर उन पर नहीं हो रहा था, उनका असर हम पर हो रहा था, और दूरी मात्र 60 मीटर थी। मेरा मन एकदम शांत था। 2-3 जवान घबरा रहे थे। मैंने कहा, चिंता नहीं करो, उनको हम जवाब देंगे। वहाँ 6 फुट ऊंची एक पथरीली गुफा थी। उसमें जाकर मैंने स्थान लिया और अपने कमांडर से कहा, सर विरोधी पार्टी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है, हमें उनके ऊपर तोप का गोला डालना है। तो कमांडर ने कहा, एक तोप का गोला 100 मीटर के दायरे को बर्बाद कर देता है। तुम्हारी तो दूरी ही 60 मीटर है, गोला गिरेगा तो तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, सर एक गोला फेंक कर देखते हैं कहाँ गिरता है। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो पहला गोला हमारी बाउंड्री वॉल पर जाकर गिरा और उसे तोड़ दिया। उन्होंने बताया तो बोले, कहा था ना कि नुकसान हमारा होगा। मैंने कहा, सर आप निश्चिंत रहिए, अभी इस गोले को आप ऊंचाई देते रहना, देखते हैं कहाँ गिरेगा। उन्होंने जब 2-3 बार गोले गिराए तो चौथा गोला विरोधी पार्टी की पोस्ट पर बिल्कुल बीच में गिरा। मैंने कहा, सर हमारे पास 8 तोपें हैं, पूरी 8 तोपें खोल दीजिए और कम से कम 100 गोले विरोधी पार्टी पर डाल दीजिए। जैसे ही 100 गोले गिरे, शाम को 5:30 बजे विरोधी पार्टी ने फायरिंग रोक दी। उसके बाद हम भी चुप हो गए। फिर पूरा दिन विरोधी पार्टी ने फायरिंग नहीं किया। वहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी थी। पथरीले रास्ते थे, सर्च लाइट नहीं थी, ट्यूबलाइट भी नहीं थी, कोई टॉर्च भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। टॉर्च की लाइट भी दूर से दिख जाती थी और ठंड भी बढ़ रही थी। 10 दिन हमने ऐसे बिताए। इन दिनों मैंने शांति की शक्ति का प्रयोग किया। मैं चुपकर विरोधी पार्टी को प्यार भरे वाइब्रेशन देता था कि ये भी अपने ही लोग हैं, भगवान के बच्चे हैं। ये तो मात्र गलत फहमी है कि इन्होंने कुछ बनाया और हमने फायर कर दिया। फिर उन्होंने फायर किया। मैंने अपने सर से 10 दिन के बाद कहा, हमारी सब कार्य प्रणाली रात में होती है, दिन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी रहने सहने की व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। दुश्मन की गोली से तो कोई नहीं मरेगा, पर अंधेरी रात में कोई जवान फिसल गया तो अवश्य ही मर जाएगा, क्योंकि खाई इतनी गहरी है। पहले विरोधी पार्टी और हमारे बीच शांति थी। वो कुछ बना रहा था, हमने फायर कर दिया। फिर उसने फायर किया
तब वह अशांति की स्थिति आई है। हम क्यों ना शांति फिर से स्थापन करें। हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठे हैं, 1 इंच भी हम उनको लेने नहीं देंगे। हम पूरी तरह अलर्ट हैं। एक कमांडर के नाते आप हमें निर्णय दें। उन्होंने पूछा, शांति की पहल कौन करेगा? मैंने कहा, हम करेंगे। आप बताइए कि आप इस बात पर सहमत हैं? उन्होंने कहा, इससे फ़ायदे क्या हैं? मैंने कहा, सर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप शांति की पहल करो। मेरे मन में था, जो कार्य शांति की शक्ति से हो सकता है उसके लिए शस्त्र क्यों उठाया जाए। शस्त्र तो अंतिम प्रयास होता है, पर उससे पहले बातचीत, प्रेम, शुभ भावना के द्वारा यदि हल निकलता है तो क्यों ना निकाला जाए। भगवान ने सिखाया है, अच्छे कार्य में पहल करने में हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं शांति की पहल के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी सेंट्री को बुलाकर कहा, जैसे आपकी पहले आपस में बातचीत होती थी वैसे ही आप रात को 8 बजे के बाद जोर जोर से साथी कह के कहना, हमारे पोस्ट के टाइगर यानी कमांडर आपकी पोस्ट के टाइगर से कल शाम को 4 बजे बात करेंगे। उसने आगे संदेश दिया और उधर से हाँ मैं उतर आया। अगला दिन सद्गुरुवार था। मैं बाबा की याद में चल पड़ा। स्विट्जरलैंड से मिला हुआ सफ़ेद ड्रेस पहना। मन में सोचा, आज ब्रह्मा कुमार बनकर बात की जाएगी। शाम को 4 बजे मैं बाउंड्री वॉल के पास खड़ा हो गया। मेरी छाती दीवार के ऊपर से दिख रही थी। मेरे जवान भी साथ खड़े थे। फिर मैंने हाथ हिलाया। मुझे मन में था कि 10 दिन से मैं इनको बाबा की याद में मनसा सेवा रूपी स्नेह युक्त दृष्टि की गोली जो फायर करता हूँ तो बाबा सब ठीक करा देगा। उस तरफ से छोटा सा हाथ हिलने लगा। मैं समझ गया, टाइगर यही है। मैंने कहा, टाइगर, बहुत दिनों से हमारे बीच में फायरिंग हो रही है और मैं समझता हूँ कि यह गलतफहमी से हुआ है। अब से आपकी पोस्ट पर कोई फायर नहीं आएगा। आपको जो बनाना है बनाओ। मेरी तरफ से आप ताजमहल बना लो। उनका जवाब आया, मैं भी एक शांति प्रिय सैनिक हूँ। मैं भी आश्वासन देता हूँ कि आपकी पोस्ट पर अब एक भी गोली फायर नहीं होगी। आप भी अपनी पोस्ट पर निश्चिंत होकर कार्य करें। फिर उसने पूछा, सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं यह चाहूँगा कि आप परिवार सहित आगरा घूमने आइए। कहने लगा, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, आप परिवार सहित पेशावर आइए। 1 घंटे पहले तो हम मरने मारने को तैयार थे और अब हमारे न्योते चल रहे हैं। बाद में हमारी काफ़ी बातचीत हुई। अगले दिन भी हमारे जवान विरोधियों के प्रति शंकालु रहे। मैं तैयार होकर कमरे में बैठे मुरली पढ़ रहा था। बाहर निकला तो देखा पाकिस्तान का संतरी खड़ा था। मैंने स्नेह से हाथ हिलाया, उसने भी स्नेह से हाथ हिलाया। उसके बाद हमारी सीमा में ही 25 मीटर का एक रास्ता था जिस पर विरोधियों की पूरी नज़र थी। मैं उसके ऊपर करीब 3-4 बार आया गया। मेरे जवान मुझे चुपके से देख रहे थे। मैंने कहा, देख लिया आपने, कुछ हुआ? कहते हैं, नहीं सर। मैंने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, यह कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हम वहाँ पर 1.5 साल तक रहे। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उन्होंने गोली मार मार कर हमारे बंकरों को तोड़ दिया था। बस 2-4 ही बंकर शेष बचे हुए थे। हमने सब नए बनाए। जब हम बंकर बनाते थे तो वे हमें बोलते थे, सर एक बात सुन लेना, काम तो कर रहे हो पर जिस दिन हमारे सीनियर कमांडर पोस्ट का सर्वेक्षण करेंगे उस दिन आप काम मत करना। जिस दिन वे नहीं होंगे आप काम ही काम करना। तो देखो शुभ भावना का कमाल। जो विरोधी ऐसा बोल रहा था। हमने उस शांति काल में अच्छे बंकर बना दिए। मुझे ऐसे कमांडर द्वारा बहुत प्रलोभन दिए गए कि बहुत दिन से फायरिंग नहीं किया। हम फिर 200 गोले गिरा देते हैं। मैंने अपने वरिष्ठ कमांडर को समझाया, नहीं सर, आप 200 गोले गिरा देंगे फिर वही स्थिति आ जाएगी जिसकी ज़रूरत नहीं है। शांति काल में आपको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल सुरक्षित चाहिए ना, उसी के लिए आपने मुझे बैठाया है। जब वो सुरक्षित है तो गोलीबारी की क्या ज़रूरत है। वे सोचते थे, यह शांति का पंडित पता नहीं हमारे बीच में कहाँ से आ गया, हमेशा शांति की बातें करता रहता है। उसके बाद फरवरी 2003 में मैं चला गया देहरादून में एक पार्टी हो रही थी। वहाँ पर करगिल की पलटन के एक कमांड अधिकारी आए हुए थे। हम आपस में मिले। उन्होंने बताया, मेजर सत्ती आपको विरोधी पार्टी वाले याद कर रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ सर, क्यों याद कर रहे थे? उन्होंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद जब हमारी पलटन ने सेवा संभाली तो एक घटना घट गई थी। हमारा एक जवान रात को बाथरूम जाते फिसल गया और 200 फीट गहरी खाई में गिरकर मर गया। उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान के इलाके में चली गई। फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बात की। मैं कमांड अधिकारी के रूप में अपनी टीम लेकर गया और विरोधी कमांड अधिकारी अपनी टीम लेकर आया। जहाँ डेड बॉडी थी वहाँ हम मिले।
फिर उन्होंने डेड बॉडी हमें सौंपी। उसके बाद काफ़ी देर तक हमारी बातचीत हुई। उनके कमांड अधिकारी ने हमारे बारे में पूछा कि मेजर शक्ति जो आपकी पोस्ट में थे वो कहाँ है आजकल। हमने कहा क्या बात हो गई। कहने लगे वह अधिकारी जब तक पोस्ट में था उसने बहुत ध्यानपूर्वक पोस्ट को संभाला, अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। हमें लगता है ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं, नहीं तो ऐसे ऑफिसर हमने देखे हैं जो सोचते हैं कब हम गोला फेंकें। और यह एक ऑफिसर था। 1.5 साल का रिकॉर्ड रहा, एक भी फायरिंग नहीं हुई, सुरक्षित भी रहा और पोस्ट भी सुरक्षित रही। वह ऑफिसर हमको बड़ा अच्छा लगा। ऐसा कहकर उनको याद कर रहे थे। बाबा के ज्ञान में कितनी ताकत है, रूहानियत है। विरोधी भी आपको याद करते हैं। अप्रैल 2011 में मुझे दोबारा कश्मीर भेजा गया। जैसे ही मैं श्रीनगर पहुंचा, ब्रिगेडियर साहब ने इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा आपका परिवार कहाँ है। मैंने कहा हमारा परिवार तो भगवान ही है, सेना की सेवा में, देश की सेवा में लगे हैं। कहने लगे मैं समझा नहीं। मैंने कहा एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, मैं उससे जुड़ा हूँ। कहने लगे फिर तो आप मुरली पढ़ते होंगे। मैंने कहा हाँ सर, मैं रोज़ मुरली पढ़ता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला। बोले मैं भी तो बाबा का बच्चा हूँ। जब साउथ अफ्रीका में 3 साल के लिए टूर पर गया था तो वहाँ पर बोर हो रहे थे, तभी बाबा का सेंटर दिख गया। उस पर लिखा था पीस सेंटर। मैं और मेरी पत्नी चले गए। वहाँ इतने स्नेह से हमारे साथ व्यवहार किया गया कि हम प्रेम मुग्ध हो गए। हमें लगा कि यह तो बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर 1 साल तक हमने नियमित फॉलो किया। वो ज्ञान हमारे जीवन में आ गया। मैंने कहा सर मुझे एक होमवर्क मिला है कि हाँ कश्मीर श्रीनगर में सेवा केंद्र खोलना है। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप लगे रहो, मैं भी इस ईश्वरीय कार्य में तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। उसके बाद माह सितंबर 2011 में सर्व के शुभ प्रयासों द्वारा पुनः श्रीनगर में बाबा का सेवा केंद्र खुल गया। वर्तमान समय मेरा स्थानांतरण दिल्ली में हो गया है।